welcome to the official YouTube channel of Desire to Learn. तो इस वीडियो में we'll be talking about the remaining types of pronouns. ठीक है, remaining pronouns के बारे में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे. ठीक है, तो with a few deep breaths, let's begin. ठीक है, तो पिछली बार हमने किया था पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टाइप का प्रोनाउन करेंगे जो कि क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है, तो क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? कोई भी ऐसा प्रोनाउन जिसके आगे या तो सेल्फ या फिर सेल्व्स इन प्लूरल लगाओ, वो आपका क्या आ जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है, दीज आर प्रोनाउंस दैट रेफर बैक टू द सब्जेक्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई लव माई सेल्फ. ठीक है, तो आई क्या है, इसमें सब्जेक्ट है और माई सेल्फ मुझे वापस से अपनी तरफ सब्जेक्ट की तरफ ही डायरेक्ट कर रहा है. ठीक है, शी loves herself. ठीक है, she क्या है, she सब्जेक्ट और ये वापस खुद को डायरेक्ट कर रही है, वापस खुद को यानी कि सब्जेक्ट को डायरेक्ट कर रही है किसकी तरफ, अपनी तरफ. तो इसके एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं. माई सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ. नाउ व्हाट इज दिस गाय डूइंग? ही इज लुकिंग एट हिमसेल्फ. ये खुद को देख रहा है. क्या कर रहा है, खुद को देख रहा है. ही इज लुकिंग एट हिमसेल्फ इन द मिरर. ठीक है, तो ऐसे सेल्फ या फिर सेल्व्स वाले वर्ड्स को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं. अब इनके क्या रूल्स हैं? इसका एक बड़ा सिंपल सा रूल है. सिंपल सा रूल ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो हम एब्सेंट, अवेल, अप्लाई, इंजॉय, प्राइड, रिजाइन, एक्विट, रिवेंज, exert, adapt, adjust, avenge, इन सबके साथ जो है यूज होते हैं. He absented himself from the class. He acquitted himself admirably in the meeting. ठीक है, अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम लोग नहीं भी यूज करते हैं, तो वो लिख लीजिए. bathe. You never say कि I bathed myself. ठीक है, I took a bath. उसके बाद shave. आप नहीं बोलते हो I shaved myself. You always say I have shaved today. ठीक है, not myself उसमें नहीं ऐड करते हो. ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ ये यूज करते हो. और ये जो दो वर्ड्स हैं इनके साथ आप नहीं यूज करते हो, जो बहुत कॉमनली हम लोग मिस्टेक करते हैं. अब जो नेक्स्ट टाइप का प्रोनाउन है वो आपका आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस होते हैं? जो भी प्रोनाउंस किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. अब जैसे ये लड़का है, किसी को पॉइंट आउट करा ना, तो ये किसी को पॉइंट करने के लिए जो भी प्रोनाउंस यूज करेगा वो क्या होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. जैसे कि दीज, दैट, दोज, सच, इट, दिस. ठीक है, अब मैं लिखती हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस, दीज एंड दोज. ठीक है, तो आपका दिस क्या है, सिंगुलर, दीज क्या है, प्लूरल, एंड दोज क्या है, अगेन प्लूरल. तो आप दिस और दीज उन वर्ड्स के लिए यूज करते हो जो कि आपके पास होते हैं या फिर विद दैट आर नियरर टू यू, और दोज उनके लिए करते हो जो कि आपसे दूर हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैं आदमी ड्रॉ कर दूं और मैं यहाँ पे एक एप्पल ड्रॉ कर दूं. ठीक है, और एक एप्पल यहाँ ड्रॉ कर दूं, दो एप्पल्स कर दूं यहाँ ड्रॉ. तो अगर उसको उस एप्पल को एड्रेस करना जो उसके पास में, तो वो क्या बोलेगा, दिस एप्पल. ठीक है, और अगर दो एप्पल्स इधर ड्रॉ कर दूं तो क्या बोलेगा, दीज एप्पल्स. अगर उसको डिस्टेंट वाले एप्पल्स को एड्रेस करना है तो वो क्या बोलेगा, दोज एप्पल्स. ठीक है, और अगर वहीं पे डिस्टेंस पे एक एप्पल हो तो उसको क्या बोलेगा, ये दैट एप्पल. ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लो. दिस दैट इज द बुक आई वॉज लुकिंग फॉर. ठीक है, जैसे ये लड़का है, मान लो यहाँ पे बुक बनी हुई है, बुक पड़ी हुई है, तो ये क्या बोलेगा, दैट इज द बुक आई वॉज लुकिंग फॉर. अब दैट जो है ना, उसकी यूजेज बहुत एक डिटेल्ड यूजेज हम आगे
पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है इस वर्ड की यूसेज, ठीक है। दीज की हमने देख ली, दैट की भी आगे देखेंगे, दोज की भी देख ली। इट हो गया कोई भी नॉन लिविंग थिंग, जैसे हमने डिस्कस किया था, नॉन लिविंग थिंग, एनिमल, ठीक है। एंड समटाइम्स जो भी जेंडर न्यूट्रल चीजें हैं उनको करने के लिए हम लोग पॉइंट आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे इसके रूल्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, the error of omission by forgetting to use the word that। अब जैसे ये देखो, काफी बार ऐसा होता है ना, हम लोग जल्दबाजी में लिखते हैं द मुंबई फिल्म स्टूडियो इज बिगर देन नोएडा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, द फिल्म मुंबई फिल्म स्टूडियो इज बिगर देन नोएडा का मतलब हो जाएगा कि जो मुंबई का फिल्म स्टूडियो है ना वो पूरे नोएडा से बड़ा है। बट हमें क्या बोलना है, हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो मुंबई का फिल्म स्टूडियो है वो नोएडा के फिल्म स्टूडियो से बड़ा है, ठीक है। और अगर मैं सेंटेंस में पूरा नहीं, अगर मैं पूरा ऐसा सेंटेंस नहीं लिखना चाहती हूँ कि द मुंबई फिल्म स्टूडियो इज बिगर देन नोएडा's फिल्म स्टूडियो, ठीक है। अब ये CAPF पेपर 2 वाले बच्चे भी गौर से सुन लेना, कभी कभी आपको क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि improve the sentence without changing the meaning, ठीक है, without changing the meaning ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो अब क्या है, मुंबई फिल्म स्टूडियो इज बिगर देन नोएडा's फिल्म स्टूडियो। अब मैं यहाँ पे नोएडा's फिल्म स्टूडियो नहीं लिखना चाह रही हूँ, ठीक है। और ऐसे यही CAPF का पेपर आया तो मुझे इसको इम्प्रूव भी करना है, तो मैं क्या लिखूंगी, द मुंबई's film studio is bigger than that of Noida's film, या फिर बिगर देन दैट ऑफ नोएडा। तो जब आपने यहाँ पे दैट यूज कर दिया तो दैट से क्या हो गया, दैट ने रिप्लेस कर दिया आपके नोएडा's फिल्म, मतलब फिल्म स्टूडियो को दैट ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फिल्म स्टूडियो के प्रेपोजिशन की जगह हमने दैट हो गया। तो ये हमेशा याद रखना कि जब भी आप ऐसे कोई भी दो चीजों को कंपेयर करते हो तो यहाँ पे दैट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना इसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है इनडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। तो इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं आपके, इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जब आप किसी भी पर्सन या थिंग को इन अ जनरल वे एड्रेस करते हो, ठीक है। मतलब नथिंग इन पर्टिकुलर बट एक जनरल आप डिस्कशन करते हो, ठीक है। जैसे कि एनी, एनीवन, नन, समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, वन। अब आप इसमें किसी कोई भी स्पेसिफिकली आप किसी इंसान को एड्रेस नहीं कर रहे हो, है ना, कोई स्पेसिफिक एड्रेस यहाँ पे नहीं हो रहा है, कोई भी स्पेसिफिक एड्रेस जो है वो इस वर्ड इन वर्ड से नहीं हो रहा है, एक बहुत जेनेरिक डिस्कशन हो रही है, तो इनको हम बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। अब इनके रूल्स एक बार देख लेते हैं। जब भी हम सेंटेंस शुरू करते हैं ना वन से, ठीक है, तो वन हमेशा रिपीट होता है। जैसे अगर मैं लिखूं वन मस्ट eat healthy food if dash wants to stay fit, ठीक है। तो अगर यहाँ मैंने वन लिखा है ना तो इधर का भी प्रोनाउन वन ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऐसे मत लिख देना ही, शी, इट, कि वन मस्ट ईट हेल्दी इफ he wants to stay fit या one must eat healthy if she wants to stay fit, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। if मैंने अगर इधर one लिखा है तो दूसरा प्रोनाउन भी एक
अब मैंने अगर ही लिख दिया तो ही एक स्पेसिफिक एड्रेस हो गया ना कि ये किसी लड़के के पर्सपेक्टिव में बात हो रही है। बट जब मैं यहाँ वन लिखती हूँ ना आपको जेंडर पता है, ना आपको पता है कि किस इंसान के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है। आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक आइडिया, एक जनरल बात बोल दी हमने कि अगर किसी को अगर फिट रहना है तो हमको हेल्दी खाना चाहिए, ठीक है। तो वन मस्ट ईट हेल्दी इफ वन वॉन्ट्स टू स्टे फिट, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग ना वन के। अब जैसे ये है वन मस्ट रिस्पेक्ट, अब क्या आएगा, वंस कंट्री या फिर हिज कंट्री, वंस कंट्री, ठीक है। वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस कंट्री फॉर क्या सेक, हिज सेक या वन सेक, वन सेक, ठीक है। वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस कंट्री फॉर वंस सेक, ठीक है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला है वन मस्ट ओबे देयर वंस एल्डर्स। अब क्या क्या आएगा इसका, वन मस्ट ओबे देयर या फिर वंस एल्डर्स, तो क्या आएगा इसका वंस। अगर यहाँ पे वंस है तो दूसरी बार भी प्रोनाउन जो है वो वंस ही यूज होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसका रूल है each other should be used in speaking of two persons or things and one another when we are talking about more than one thing, ठीक है। अब यहाँ में देखो ये दो लोग हैं, अगर इन दोनों को बोलना हो हम आपस में बात नहीं कर रहे हैं तो ये क्या बोलेंगे, we are not talking to each other, ठीक है। और अगर यहाँ पे तीन लोग लगा दूं मैं, तीन लोग हूं तो ये लोग क्या बोलेंगे, we are not talking to one another, ठीक है। एंड इसको प्लीज प्लीज इस रूल को स्टार मार्क कर लो, बहुत बार एरर आता है इसमें से, बहुत बार, मिलियन टाइम्स इसमें से एरर आता है, ठीक है। तो आपको दे देंगे कि रीता, सीता एंड गीता वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, नो एरर मार्क कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नाउ सीता, गीता एंड रीता तीन लोग हैं ना, तो ईच अदर की जगह क्या आना चाहिए, वन अनदर। सीता, गीता एंड रीता आर नॉट टॉकिंग टू वन अनदर। बट अगर यही मैं सीता हटा दूं और इधर आए रीता एंड गीता वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जहां पे दो लोग हैं, इधर मैं साइड पे लिख भी देती हूँ, या आप अपनी कॉपी पे प्लीज स्टार मार्क करके लिख देना, टू पीपल ईच अदर, वी लव ईच अदर, ठीक है। थ्री पीपल या नॉट नेसेसरीली थ्री, टू और मोर पीपल, मोर देन टू पीपल, मोर देन टू पीपल, तो क्या आएगा, वन अनदर, वी मस्ट लव वन अनदर, ठीक है। वी शुड लव वन अनदर, तो ये क्या बोल रहा है, हम सबको प्यार करना चाहिए एक दूसरे से, ठीक है। तो जब दो लोगों की बात करें तो क्या आएगा, ईच अदर, और जब दो से ज्यादा लोगों की बात हो तो क्या आएगा, वन अनदर, ठीक है। अब ये वाले को जो नेक्स्ट रूल है ना, इसको भी स्टार मार्क कर लो, ठीक है। जो स्टार मार्क कर लो इसको, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इसमें भी 1000 बार एरर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। Now either is replaced by anyone when we are talking about more than two people and same is the case with neither, none or neither, ठीक है। Now आप imagine करो ये दो लोग हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैं अगर मुझे दो लोगों के रिस्पेक्ट में बात करनी है तो मैं क्या लिखूंगी, either one of you has, either one of you please come with me, प्लीज कम विद मी। और यही अगर तीन लोग हों यहाँ पे या चार लोग हों यहाँ पे तो मैं क्या बोलूंगी, एनी वन ऑफ यू प्लीज कम विद मी, प्लीज कम विद मी। तो दो लोग हैं तो ईदर, दो से ज्यादा है मोर देन टू तो एनीवन, समझे। अगर दो लोग हैं तो मैं यूज करूंगी ईदर, और अगर क्या बोलते हैं दो से ज्यादा लोग हैं तो मैं क्या यूज करूंगी, एनीवन,
ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट आपका जो रूल है वो है नन के इसके ऊपर, नीदर एंड नन। तो सेम क्वेश्चन कि ठीक है, नाइदर यू नॉर ही हैज डन इट। ठीक है, ये मान लो दो दो लड़के हैं ना, तो नाइदर यू नॉर ही हैज डन इट। अगर मैं यहाँ पे तीन और लड़के ऐड कर दूं, दो से ज्यादा कर दूं, तो क्या आएगा, नन ऑफ यू इज कमिंग विद मी। ठीक है, तो ये आपका अगेन दो लोग हैं, तो नीदर, मोर देन टू हैं, तो क्या आएगा, नन। ठीक है, एनी वन ऑफ द थ्री कैन, जैसे आई कुडंट कॉन्टैक्ट डैश ऑफ द थ्री। अब तीन लोग हैं, तीन क्या है, दो से ज्यादा बड़ी क्वांटिटी है, तो एनी वन ऑफ द थ्री। ठीक है, एनी वन ऑफ द थ्री कैन कम इन। डैश ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स इज डिफेक्टिव। ठीक है, अब बॉडी पार्ट्स क्या है, मोर देन टू है, दो से ज्यादा बॉडी पार्ट्स होते हैं बॉडी में, तो क्या आएगा, नन ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स इज डिफेक्टिव। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका काइंड है रिलेटिव प्रोनाउन का। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे कि रिलेटिव से आप क्या समझते हैं, एनीथिंग जो कि कनेक्शन फॉर्म करता है ना, लिंक फॉर्म करता है। ठीक है, उसको हम रिलेटिव नाउन मतलब रिलेटिव उसी को बोलते हैं। ठीक है, कोई रिश्ता निकलना, कोई एक रिश्ता बनाना, उसको हम कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउंस भी सिमिलरली वही चीज करते हैं कि कोई भी ऐसे प्रोनाउंस जो कि किसी नाउन से रिलेट करें या कोई कनेक्शन फॉर्म करे जो उसके बाद आता है, उनको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, इन सम कंडीशंस ये कंजंक्शंस की तरह भी एक्ट करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये दो सेंटेंसेस को कभी कभी ज्वाइन भी करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हु, whom, which, where, ये सारे जो है ये आपके रिलेटिव प्रोनाउंस आते हैं। ठीक है, अब आप जैसे लिखो, ही इज द बॉय हु टॉप्ड द क्लास। ठीक है, तो हु से क्या हो गया, ये बॉय जो है ना, ये बॉय है, इसका एक, इसके बारे में हमने एक कनेक्शन फॉर्म किया। ठीक है, एक कनेक्शन फॉर्म हो गया बॉय का, और जो टॉपर है क्लास का उसका एक कनेक्शन फॉर्म हो गया। तो ये आपके कैसे आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस आते हैं। ठीक है, अब इसके रूल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ट्रिकी पार्ट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले रूल यूजेज है हु और होम की यूजेज। ठीक है, हु एंड होम। तो हमने जो भी नॉमिनेटिव केसेस पढ़े हैं ना, नॉमिनेटिव केसेस में हम लोग यूज करेंगे हु। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केसेस में हम यूज करेंगे होम। अब इसको करने का तरीका मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा दिस इज अ गर्ल। ठीक है, हु स्लैश होम आई मेट इन द ट्रेन। ठीक है, अब आपको नहीं समझ में आ रहा कि यार ये नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, नहीं समझ में आ रहा, एग्जाम का भी स्ट्रेस है। ठीक है, टाइम भी निकल रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा, बहुत सिंपल चीज है, इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में कर दो। ठीक है, इस स्टेटमेंट को एक क्वेश्चन फॉर्म कर दो। ठीक है, अब अगर मैंने इसको क्वेश्चन में पूछूं, तो मैं क्या पूछूंगी, व्हाट विल आई आस्क यू, अगर मैं इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछना चाहूं। ठीक है, हु डिड यू मीट इन द ट्रेन, तो आप क्या बोलोगे, आई मेट हर, यही बोलोगे ना। या अगर आपको गर्ल को रिप्लेस करना हो, दिस इज अ गर्ल whom I met in the train, अगर आपको बोलना हो आई मेट हर, यही बोलोगे, मैं उससे मिली थी। तो क्या यूज करोगे आप, हर। हर कौन सा प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना, हर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो हम क्या यूज करेंगे, whom यूज करेंगे। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा और बेटर वे में समझ में आए, इसलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे,
who slash who slash who से शुरू नहीं करेंगे. This is the girl who slash whom I was talking to. अब दिस इज द गर्ल हु स्लैश whom I was talking to. आप कंफ्यूज हो कि क्या यूज करना है, तो आप इसको ऑल्टरनेटिवली क्या बोल सकते हो? I was talking to her, I was talking to her भी बोल सकते हो ना इस सेंटेंस को. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, दिस इज द गर्ल हु आई वाज टॉकिंग टू को ऐसे भी लिख सकते हो, आई वाज टॉकिंग टू हर. तो हर क्या है? अगेन आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो क्या यूज करोगे? whom यूज करोगे. ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा फंडा है. ठीक है, अगर मैं हु के रिस्पेक्ट में एक सेंटेंस लिखने की कोशिश करूं, गिव इट टू द बॉय who slash whom is the captain. ठीक है, अब कैप्टन है तो मैं क्या बोलूंगी? अगर मैं इसको एक आंसर फॉर्म में या ऑल्टरनेटिवली लिखने की कोशिश करूं, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी? ही इज द कैप्टन, है ना, ही इज द कैप्टन. गिव इट टू द बॉय हु स्लैश whom इज द कैप्टन. तो कौन कैप्टन कौन है? ही इज द कैप्टन. तो ही क्या है आपका? नॉमिनेटिव प्रोनाउन है. नॉमिनेटिव के साथ क्या यूज होगा? हु यूज होगा. एक बहुत सिंपल सी ये ट्रिक है. ठीक है, नेक्स्ट आपका केस आता है, ये तो आपका आ गया whom एंड हु का. अब एक और चीज, क्या हु और whom हम एनिमल्स के साथ यूज करते हैं? तो जनरली वी डोंट यूज इट विद एनिमल्स. एनिमल्स के साथ तभी करेंगे जब हम किसी स्पेसिफिक एनिमल को की बात करें, जैसे या फिर वो उन एनिमल्स के साथ जिनके साथ आपको कोई पर्सनल रिलेशन है. ठीक है, माई हॉर्स whom I call माइकल. ठीक है, तो ये इसका हॉर्स है, हॉर्स के साथ इसका किसी तरीके का रिलेशन है, तो उस केसेस में आप whom और who यूज कर सकते हो, बट अदरवाइज यू डोंट यूज who और whom विद एनिमल्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम करेंगे दैट का यूजेज. ठीक है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आप ध्यान से इसको सुनना. दैट, ठीक है, दैट का यूजुअली कंफ्यूजन हम करते हैं विच के साथ. ठीक है, तो हम इन दोनों को ना काफी गलत तरीके से यूज करते हैं. ठीक है, तो आज समझ ही लेते हैं कि दैट और विच यूज कैसे करते हैं. दैट हम लोग यूज करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ग्रुप या थिंग की हम लोग बात कर रहे हैं. और विच क्या होता है? जब हम कोई एडिशनल, किसी भी चीज में हम एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तब हम विच यूज करते हैं. दैट एज इन मान लो दैट ऑफिस ओवर देयर इज वेयर आई वर्क. ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक मतलब एक स्पेसिफिक ऑफिस की बात कर रहा है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है. ठीक है, नाउ इसमें ऑफिस के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी. ठीक है, नोटिस किया आपने? दैट इज द ऑफिस आई वर्क इन. इसमें ऑफिस के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, बट सब्सिक्वेंटली आप ये सेंटेंस देखो. ठीक है, द ऑफिस विच is located in Janakpuri is beautifully constructed. ठीक है, अब इसमें which जो ऑफिस है उसके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि वो कहाँ लोकेटेड है? जनकपुरी में. ठीक है, हम ऐसा भी लिख सकते थे ना, तो द ऑफिस इज ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्टेड. बट मैंने विच के साथ क्या किया? मैंने विच के साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी. ठीक है, तो मैं यहाँ पे विच यूज करूंगी, दैट यूज नहीं करूंगी. द ऑफिस दैट इज लोकेटेड इन जनकपुरी विल बी अ रॉन्ग यूजेज. द ऑफिस विच इज लोकेटेड इन जनकपुरी, क्योंकि ऑफिस के बारे में क्या मिल रही है? हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है. ठीक है,
अब अगर आपको इससे भी समझ में नहीं आए, ठीक है, तो मैंने एक नैरो डाउन करके आपके लिए लिस्ट बनाई है जिसे आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, ठीक है। पहले हम यूज करते हैं दैट उन जगहों पे जहां पे सुपरलेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? एक, अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं, गुड, बेटर एंड बेस्ट, तो ये क्या आ गई आपकी? ये नॉर्मल आपकी फर्स्ट पहली डिग्री है। बेटर क्या आ गई? कंपैरेटिव डिग्री, जहां पे हम जिसको हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। और बेस्ट हो गई सुपरलेटिव डिग्री की सबसे, इसके आगे कुछ है ही नहीं सुपरलेटिव। तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री है ना, इसके साथ हम यूज करते हैं दैट, ठीक है। इट इज द बेस्ट मूवी दैट आई हैव एवर सीन, ठीक है। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, तो हमने इसके साथ क्या यूज कर दिया? दैट। दिस इज द बेस्ट, अगेन बेस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री, इट इज द बेस्ट फूड दैट आई हैव एवर हैड फॉर years, ठीक है, that I've ever had for years. नेक्स्ट आपका आता है आफ्टर ऑल, सेम, एनी, ओनली, नथिंग, द ओनली, इनके साथ आप दैट यूज करते हो, ठीक है। इट इज द सेम बुक, सेम है ना, सेम बुक दैट आई सॉ इन द मार्केट यस्टरडे। एक वेस्ट एंड इन जनरल पर्सपेक्टिव आप एक स्पेसिफिक बुक को एड्रेस कर रहे हो ना, ठीक है, एक स्पेसिफिक बुक को एड्रेस कर रहे हो। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, एक तो पहले ऑल भी है एंड दैट लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है? एक स्पेसिफिक चीज को पॉइंट कर रहा है कि हर चीज जो ग्लिटर करे, ठीक है, एक स्पेसिफिक ग्लिटरिंग चीज को मेंशन कर रहा है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? ऑल, सॉरी दैट। इट इज नॉट फॉर नथिंग दैट ही स्टडीड साइकोलॉजी, ठीक है, तो नथिंग है तो नथिंग के साथ में दैट आएगा, ठीक है। और ये कुछ ऐसे केसेस है जिनमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है उससे कि ये स्पेसिफिक को मार्क टारगेट कर रहा है नहीं कर रहा है। उन केसेस में जिनमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है तो आप ये वर्ड्स लर्न कर लो, ऑल, सेम, एनी, ओनली, नथिंग, द, ओनली, ठीक है, इनके साथ हम दैट यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है कि हम जहां पे भी हु और व्हाट इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होंगे ना, वहां पे हम दैट यूज करेंगे। हु इज द गर्ल दैट कम्स इन योर ड्रीम, ठीक है। व्हाट इज इट दैट यू वांट, ठीक है। तो ये आपका आ गया तीसरा रूल। नेक्स्ट केस है, अगर आपके पास ऐसा कोई केस है जिसमें पहले हम बात करें किसी नाउन की, किसी पर्सन की, और उसके बाद दूसरा जो है ना उसका एनिमल है, ठीक है, दूसरी जगह हम एनिमल लिख रहे हैं, तो उसके साथ में हम लोग क्या यूज करेंगे? दैट। अमित एंड हिज एनिमल दैट केम टू द पेट शॉप, ठीक है। द मैन एंड हिज डॉग दैट हैड एंटर्ड द स्कूल वर टर्न्ड आउट, ठीक है। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें पहले एक पर्सन है और उसके बाद एक एनिमल का मेंशन है, तो उसके साथ में हम क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। नेक्स्ट इसका क्या रूल होता है? ठीक है, ये अब द के दैट के रूल खत्म हो गए, अब हम रिलेटिव प्रोनाउंस के रूल पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ना, वो उसके एंटीसेंडेंट के जितना पास हम लोग यूज कर सकते हैं उतना पास कर लें, ठीक है। एंटीसेंडेंट इज व्हाट? जो सब्जेक्ट आपका है, जिसके बारे में बातचीत हो रही है। तो जैसे द ऑफिस वॉज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द टाउन विच हैड ब्यूटिफुल इंटीरियर डेकोरेशन, ठीक है, ये गलत होगा क्योंकि ऑफिस यहाँ है, तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन किसी ऐसी जगह यूज करना है जो सबसे पॉसिबली पास हो ऑफिस के, ठीक है। तो क्या आएगा? द ऑफिस which had beautiful interior decoration was located in the center of the town, ठीक है। तो दिस इज योर करेक्ट यूसेज। नेक्स्ट रूल आपका आता है कि जब हम what यूज करते हैं ना, जिस भी जगह पे what को हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं, तो हम किसी एंटीसेंडेंट या किसी सब्जेक्ट के बिना भी उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई मीन वॉट आई से, ठीक है। वॉट ये तो आ गया जिसमें सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है ना, इसमें आई जो है सब्जेक्ट है आपका। वॉट के नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, अब इसमें हमें सब्जेक्ट पता ही नहीं है किसके बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है, इसके बारे में हमको नहीं पता कि किस बारे में बातचीत हो रही है, तो हम इस सेंस में भी वॉट को यूज कर सकते हैं। वॉट के नॉट बी क्योर्ड मस्ट नॉट बी एंड्योर्ड, तो आप यहाँ पे हु विच जो है वो नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आपका रूल है कि जो हुज आता है आपका, हुज आप लिविंग थिंग्स के लिए या फिर पर्सन्स के लिए ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। लिविंग
पर्सन्स के लिए ही यूज कर सकते हैं, एंड ऑफ विच जो है आपका, उसको आप सिर्फ लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज अ डॉक्टर। ठीक है, आई सॉ अ वॉच द डायल ऑफ विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं लिखोगे कि वॉच अब क्या है, आपकी लाइफलेस है। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस आप नहीं लिखोगे कि आई सॉ अ वॉच whose dial was made of gold, whose dial was made of gold, ये क्या हो जाएगा, गलत। तो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के साथ of which एंड लिविंग पर्सन्स के साथ whose। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो बाय नेम ही इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से पता चल रहा है जो भी प्रोनाउंस हमारे क्वेश्चन आस्किंग में यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो कि क्वेरीज फॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ देखूं तो हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, ये जो सारे हैं ये आपके क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हु, व्हाट एंड विच, तो ये तो रिलेटिव प्रोनाउन भी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक सेंटेंस में ये रिलेटिव है या फिर ये इंटेरोगेटिव है। तो इट इज वेरी सिंपल, अगर आगे क्वेश्चन मार्क लगा है तो वो इंटेरोगेटिव है, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो उस केस में ये रिलेटिव की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम रूल्स करेंगे। अब हु और हुम के रूल्स तो हमने कर लिए थे। ठीक है, वो बिल्कुल सेम है जो इधर थे, इधर यूज होंगे। अब जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लिखूं, हु स्लैश हुम वर यू टॉकिंग टू। ठीक है, टॉकिंग टू। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये ऑब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस है, तो आपने सिंपली क्या करना है, इस क्वेश्चन को आंसर करो। whom were you talking to या who were you talking to, तो आप क्या बोलोगे, आई वॉज टॉकिंग टू हर, हर बोलोगे। हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस के साथ क्या यूज होगा, whom, तो whom were you talking to। ये सेम इसमें भी अप्लाई होता है। वॉट अब देख लेते हैं, वॉट हम डिस्कस करते हैं। वॉट हम लोग यूज करते हैं जब ब्रॉड सेंस की बात करें। ठीक है, जब भी कोई चीज ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में या फिर स्पेसिफिक सेंस में बात करें। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। ठीक है, ये हम लोग ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करें। विच हम लोग यूज करते हैं अगेन जब किसी स्पेसिफिक सेंस की बात करें, जब हम किसी स्पेसिफिक चीज में के बारे में बात कर रहे हैं तब हम बात करेंगे विच की। जैसे विच इंस्टीट्यूट हैव यू जॉइन, तो एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट की बात यहाँ पे रिस्पेक्ट में मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट आर योर हॉबीज, एक जनरल सेंस में मैंने पूछा है। बट अगर मैं पूछूं विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ओशन इन द वर्ल्ड, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक स्पेसिफिक सेंस में एक स्पेसिफिक चीज के बारे में पूछ रही हूँ। और हम लोग विच को ना हु और व्हाट के से रिप्लेस मतलब हु और व्हाट को रिप्लेस कर देते हैं बाय विच किन केसेस में, जिन केसेस में हमें चॉइस करनी होती है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। ठीक है, ऑफ द टू ब्रदर्स विच इज मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, विच इज योर मदर। अब जैसे यहाँ पे अगर विच नहीं होता तो हम हु यूज करते ना। अगर मैं व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर यहाँ पे मुझे चॉइस नहीं करनी होती, अगर सिंपली किसी ने पूछा होता, अगर सिंपली मुझे किसी ने पूछा होता कि आपकी मम्मी कौन है, तो मैं क्या लिखती, हु इज योर मदर, हु इज योर मदर लिखती। क्योंकि इसका आप इस क्वेश्चन को आंसर करोगे तो कैसे करोगे, शी इज माई मदर है ना, शी क्या है, नॉमिनेटिव केस है, तो आपने हु यूज किया। बट अब मैंने इधर लिख दिया है हु इज योर मदर इन द क्राउड, तो मुझे चूज करना है अपनी मम्मी को क्राउड में से, है ना, आई विल हैव टू चूज बिटवीन ऑल दीज पीपल, तो उस केस में क्या आएगा, विच आएगा। जहां पे चॉइस की बात आएगी वहां हु और व्हाट की जगह हम लोग विच करेंगे। ठीक है, अब अगर मुझे एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं इधर लिखूं कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर। ठीक है, यही लिखते हैं हम, व्हाट इज योर फेवरेट कलर। बट यही अगर मैं लिखूं डैश
is your favorite color out of these? अब नाउ आई विल हैव टू चूज कि इन कलर्स में से मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, विच इज योर फेवरेट कलर आउट ऑफ दीज। ठीक है, तो ये आपका आ गया इंटेरोगेटिव्स के रूल्स। इसी के साथ हमारे जो रूल्स हैं वो हो गए हैं फिनिश, एंड नाउ विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास। अब आखिरी में अभी जब हम कर रहे थे ना, लास्ट वाला ही हम लोग अभी जब कर रहे थे, तो मैंने आपको क्या बोला, जब भी चूज करना हो हमें किसी चीज में से चूज करना हो तो हम क्या करेंगे, विच यूज करेंगे। ठीक है, सो द मास्टर डिड नॉट नो विच ऑफ दी सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास। ठीक है, अब उसको चूज करना पड़ेगा ना कि इनमें से किस सर्वेंट ने तोड़ा है, तो विच। ठीक है, तो आपका बी पार्ट में एरर है। द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिल एंड वॉज रेडी टू स्टेक देयर पोलिटिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि कलेक्टिव नाउन को हम लोग सिंगुलर लेते हैं। ठीक है, सिंगुलर लेते हैं कलेक्टिव नाउन को जब तक कि वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करे। ठीक है, जब तक वो सिंगल यूनिट की तरह काम करे हम उसको क्या लेते हैं, सिंगुलर। बट अगर उनके ओपिनियन में या डिसीजन में कोई डिफरेंस है, उस केस में हम क्या करते हैं, उनको प्लूरल लेते हैं। अब द पॉलिटिकल पार्टी स्टूड, जब पॉलिटिकल पार्टी एक साथ खड़ी हुई है तो हम इसको क्या लेंगे, सिंगुलर यूनिट लेंगे, एक साथ खड़ी हुई है, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वॉज रेडी टू स्टेक its political existence। ठीक है, wherever they go the Indians easily adapt to local circumstances। ठीक है, तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमने पढ़ा था वो प्रोनाउंस जो कि हमको डायरेक्ट करें टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, दे। ठीक है, वेरेवर दे और मतलब इंडियंस, इन जनरल इंडियंस की बात हो रही है, ये हमारे सब्जेक्ट है। तो वेरेवर दे गो द इंडियंस इजीली अडेप्ट दे इजीली अडेप्ट देमसेल्व्स। किसको अडेप्ट कर रहे हैं वो, देमसेल्व्स। ठीक है, यहाँ पे मेंशन ही नहीं है ना कि किसको अडेप्ट कर रहे हैं। वेरेवर दे गो द इंडियंस इजीली अडेप्ट देमसेल्व्स। अगर आप बोलते हो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो तो जहां पे भी जाते हैं इंडियंस खुद को, themselves, खुद को इजीली अडेप्ट कर लेते हैं। आप ये तो नहीं बोलते ना, जहां भी इंडियंस जाते हैं इजीली अडेप्ट लोकल सर्कमस्टांसेस, खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, it is not easy for anyone to command respect from one's friends as well as one's critics। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था, हमने इंडेफिनेट प्रोनाउंस में डिस्कस किया था कि अगर किसी सेंटेंस में वन यूज हो रहा है तो वहां पे हर प्रोनाउन की जगह वन ही यूज होगा। ठीक है, इट इज नॉट इजी फॉर एनीवन, नो इट इज नॉट इजी फॉर वन टू कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम वंस फ्रेंड्स एज वेल एज वंस क्रिटिक्स। बट अगर यहाँ पे होता इट इज नॉट, यहाँ पे आप मान लो कि मैं एनीवन लिखूंगी तो आगे का करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, इट इज नॉट इजी फॉर एनीवन टू कमांड रिस्पेक्ट from their friends and critics। ठीक है, अगर यहाँ सेंटेंस में दो जगह वंस नहीं होता, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखती, मैं यहाँ पे एनीवन को बोल देती कि ठीक है ये यूजेज करेक्ट है। अगर यहाँ पे वंस नहीं होता तो इसकी यूजेज क्या होती, करेक्ट होती। बट क्योंकि वंस है तो यहाँ पे भी हमको वन ही यूज करना पड़ेगा। और एनीवन है तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे दो से ज्यादा लोगों की बातचीत हो रही है। ठीक है, Mahatma Gandhi taught us that one should respect the religions of others as much as his own। तो क्या his आएगा इधर, जब यहाँ पे वन दिया है तो क्या his आएगा इधर, नहीं, यहाँ पे आएगा वन। तो इस पार्ट में आपके एरर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He, you and I shall manage this problem together। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर तीन लोग हैं, सिंगुलर हैं, तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, तो क्या रूल एप्लीकेबल होता है, 2 3 1। तो पहले क्या आएगा, यू, ही एंड आई। ठीक है, तो ये क्या आना चाहिए था, यू, ही एंड
I shall manage this problem. अगर यहाँ पे यही यहाँ पे होता we, you and they, तो फिर क्या आता? फिर हमारे पास रूल होता 1, 2 and 3. ठीक है, तो फिर हम लोग क्या लिखते? हम लिखते we, you and they shall manage this problem together. और यहाँ पे अगर manage this problem की जगह आता shall go to jail. ठीक है, अगर यहाँ पे go to jail वाली बात करूँ तो क्या हम यूज करते? उस केस में फिर हम ये यूज करते 1, 2, 3. I, you and he will go to jail. ठीक है, तो ये हमने किसमें पढ़ा था? किसमें पढ़ा था हमने? ये हमने पर्सनल प्रोनाउंस में पढ़ा था. ठीक है, was it him who got injured in this accident? अब नहीं समझ में आ रहा कि who आएगा कि whom आएगा, तो मैंने आपको क्या कहा था? इस सेंटेंस को अल्टरनेट कर लो या इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करो. ठीक है, was it him who got injured in the accident, इसको आंसर के फॉर्म में कैसे लिखोगे? he got injured. ठीक है, he got injured, he है तो इसका मतलब who ही आएगा. he नॉमिनेटिव केस है ना, तो मतलब who तो करेक्ट लिखा है सेंटेंस में. ठीक है, तो आपको इतना पता चल गया कि यार ये सेंटेंस का पार्ट तो करेक्ट है, क्योंकि was it him who got injured in the accident का आंसर आएगा he got injured in the accident, तो ये पार्ट तो करेक्ट है. अगर यहाँ पे who आ गया, तो जिसके पास कॉमन सेंस होगी उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये नॉमिनेटिव केस में है ना, तभी यहाँ पे who आया है. ठीक है, तो अगर who है तो यहाँ पे क्या हम he यूज करेंगे? नहीं, हम यूज करेंगे it was he who got injured in an accident this morning. ठीक है, as soon as he saw his mother he ran to her and embraced. ठीक है, but embraced what? embraced her. ठीक है, तो ये सेंटेंस में एरर है आपके. as soon, इसका हिंदी ट्रांसलेशन अगर आप करोगे, जैसे उसने अपनी माँ को देखा वो भागा और लिपट गया, तो हम क्या लिखते हैं? हम बोलेंगे कि उसने जैसे ही अपनी माँ को देखा वो भागा और उनसे लिपट गया. ठीक है, तो यहाँ पे हर मिसिंग है. ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट अ हाउस suitable for my wife and me. तो हमने जब शुरू में डिस्कस किया था ना, ये is, am, are, ठीक है, उसके साथ हमने will, shall यूज किया था, तो ये वर्ब की पता है कौन सी कैटेगरी आती है? इसको हम बोलते हैं टू बी या फिर बीइंग. ठीक है, तो यहाँ पे ड्यू टू मी बीइंग जहां पे भी आ गया ना, वहां पे आप समझ जाना ये नॉमिनेटिव केस है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ड्यू टू आई बीइंग अ न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड मी. अब देखो ये गेट है, गेट क्या है? वर्ब. ठीक है, वर्ब के बाद क्या यूज हो रहा है? माई क्या दे रहा है? सेंस ऑफ पोजेशन. तो ये वाला पार्ट किस में है? पोजेसिव केस में है. और मी वर्ब के बाद वाला प्रोनाउन पर्टिकुलरली किस में आता है? ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केस में. तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस आ गया. The audience are requested to be in its seat. अब हमने पिछले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कलेक्टिव नाउन को हम क्या लेते हैं? सिंगुलर, अंटिल वो एक यूनिट की तरह एक्ट करते हैं. अब अगर मैं ऑडियंस की बात करूं, जब मैं ऑडियंस को बैठने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, तो मैं एक डिफरेंट सेट ऑफ अलग अलग प्लूरल लोगों की बात कर रही हूँ. कुछ खड़े होंगे, कुछ बैठे होंगे ऑलरेडी, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको प्लूरल फॉर्म में लूंगी. The audience are requested to be in their seats. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द साइंटिस्ट मस्ट फॉलो हिज हंचेस एंड हिज डेटा वेयरएवर इट में लीड. तो हमने क्या किया था? जहां पे भी सेंटेंस, दो सेंटेंसेस एंड से ज्वाइन हो रहे हैं, तो उनके साथ क्या प्रोनाउन यूज होगा? प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा. तो इट का प्लूरल यहाँ पे क्या आएगा? दे आएगा. ठीक है, अगर यहाँ पे सिमिलरली मैंने लिखा होता साइंटिस्ट मस्ट फॉलो ईदर हिज हंचेस और हिज डेटा, तो फिर यहाँ पे क्या आता? फिर जो था इट, वो करेक्ट फॉर्म था. बट सिंस यहाँ पे ये एंड से ज्वाइन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका प्लूरल प्रोनाउन आएगा. द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लाइंग ऑन दिस रोड इज मोर देन ऑन द मेन रोड. तो मैंने अभी आपको क्या कहा था? जहां पे भी हम दो कंपैरिजन करते हैं तो हमको दैट को ओमिट नहीं करना है. ठीक है, अब नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लाइंग ऑन दिस रोड, हम वी आर कंपेयरिंग व्हीकल्स
ऑफ दिस रोड एंड दिस रोड, ठीक है। तो जब मुझे बोलना है कि मोर द व्हीकल्स ऑन दिस रोड आर मोर देन दैट ऑन these on the main road, ठीक है। the number of vehicles flying on this road is more than that, पहले आ गया, और क्योंकि यहाँ पे vehicles plural है तो यहाँ क्या आ जाएगा, are, ठीक है। तो number of vehicles flying on this road are more than that on the main road, ठीक है। R is the only country in the world that can boast of unity in diversity, यहाँ पे एक और रूल लिख लो R और R's का, ठीक है। R हम तब यूज करते हैं जब हम डायरेक्ट नाउन के साथ इसको लिख रहे हैं, ठीक है। और जहां पे भी हमको नाउन के साथ डायरेक्ट, मतलब आर्स को हम लोग डायरेक्ट नाउन के साथ लिंक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे आर कंट्री, ठीक है, आर म्यूजिक, आर फूड। हम आर्स कंट्री कभी नहीं लिख सकते, ठीक है। हम लिख सकते हैं दिस कंट्री इज आवर्स, ठीक है। तो सिमिलरली आर इज द ओनली कंट्री। अब कंट्री क्या है, नाउन, और क्या ये आर जो है वो नाउन के साथ है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर्स इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट कैन बोस्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेस टू अचीव सक्सेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो वन है तो वन के साथ क्या आएगा, वन ही आएगा, हिज नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मे आई नो who you want to see please। अब अगेन आपको नहीं समझ में आ रहा who लिखना है कि whom, तो इस क्वेश्चन को आंसर करो। तो may I know who/whom you want to see please का आंसर आप क्या लिखोगे, I want to see her, है ना। her क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो क्या आएगा आपका करेक्ट आंसर, whom, ठीक है। तो whom लिखेंगे हम। अगेन आज इज, अच्छा ये तो कर लिया हमने, ठीक है, इसमें आर्स आएगा। लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड एंजॉयड वेरी मच। तो हमने अभी जैसे एक और क्वेश्चन ऐसा पहले कर चुके हैं हम। मैंने आपको किसमें, आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी जिसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में क्या लिखवाया था आपको, कि जिन भी वर्ड्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, एब्सेंट, ठीक है, अवेल, अप्लाई, ठीक है, enjoy, pride, resign, ठीक है, acquit, revenge, exert, adapt, ठीक है, then adjust। तो जिन भी वर्ड, जहां पे भी ये वर्ड्स होते हैं इनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आते हैं। अभी इसके पहले भी हमने किया था ना, wherever they go Indians adapt, तो adapt था इसलिए हमने क्या लिखा था वहां पे, themselves। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, enjoy, तो enjoy के साथ हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन himself यूज करेंगे। लास्ट समर he went to his uncle's village and enjoyed himself very much। if I were him I would have taught those cheats a lesson, ठीक है। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था ना कि इज, एम, आर। अच्छा उसमें एक और चीज लिखो, मैंने आपको वर्ग के साथ क्या बताया था, कि वर्ग के साथ हम यूज करते हैं वी, यू एंड दे। उसमें प्लीज आप आई भी ऐड कर देना, ठीक है, आई भी हम यूज करते हैं। एंड सिमिलरली इज के साथ मैंने आपको क्या लिखाया था, ही, शी एंड इट, उसके साथ भी हम आई यूज करते हैं, बट कंडीशन ये है कि हम आई हमेशा इसके बाद यूज करेंगे। आई कभी भी इसके पहले यूज नहीं करेंगे, इसके बाद ही आएगा। जैसे इट इज आई हु डिड इट, ठीक है, इट इज आई। अब ये भी मत लिखने बैठ जाना कि इट इज आईज फॉल्ट, ठीक है, ये भी मत लिखने बैठ जाना, तो वो सेंटेंस भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इज एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो जब मैं लिखती हूँ ना इट इज डैश फॉल्ट, तो मैं आईज क्यों नहीं लिखूंगी, क्योंकि मेरी गलती है। जब मैं मेरी की बात करती हूँ तो मैं एक सेंस ऑफ पोजेशन बताती हूँ ना, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, तो इसलिए यहाँ पे आएगा इट इज माई फॉल्ट, ठीक है। तो इट इज आईज फॉल्ट मत लिखने लग जाना। तो यहाँ पे अपने नोट्स में या जहाँ पे भी आप ऐड कर दीजिए कि वी के वर्ग के साथ आई भी हम यूज करते हैं, एंड इसके साथ भी आई यूज करते हैं, बट कंडीशन ये है कि इसके बाद ही यूज होगा आई, ठीक है। तो इफ आई वर हिम, तो हिम, अब मैंने आपको क्या कहा था कि जितने भी होते हैं ना
was, is, am, are, was, were, will, shall, ये क्या होते हैं? इनके साथ के जो प्रोनाउंस होंगे वो नॉमिनेटिव प्रोनाउंस होंगे, है ना? तो क्या हिम एक नॉमिनेटिव प्रोनाउन है? नहीं, हिम एक नॉमिनेटिव प्रोनाउन नहीं है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे, ही आएगा जो कि एक नॉमिनेटिव प्रोनाउन है। Those sort of people usually do not earn fame in the society. Now those sort, those क्या है? प्लूरल है आपका, है ना? those प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आएगा? sorts. Those sorts of people usually do not earn fame in the society. Now, had I come to know about his difficulties, I would have certainly helped. But helped who? Helped him. I would have certainly helped him. किसको मदद की? उसको मदद की. So these were some of the practice questions. हम और भी practice questions करेंगे. We will have our revision classes as well. And questions भी हम लोग साथ साथ practice करेंगे, ठीक है? But for today, this was it. So you like our channel, please like, share and subscribe, and follow us on our social media accounts of UPSC Serious Desire to Learn on Instagram and Desire to Learn on Telegram, जहाँ पे आपको PDF and quizzes etc. जो भी information होगी वो provide होगी, ठीक है? So I'll see you guys in the next video.